ये कहानी मैं काव्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये मेरी सौम्या दीदी की फोटो है और ये है उनके हस्बैंड यानी कि मेरे जीजाजी डैनियल, जो कि मेक्सिको से हैं। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही अजीब है और ये दोनों मुंबई के एक स्पेनिश लैंग्वेज स्कूल में मिले थे, जहाँ पर मेरी दीदी स्पेनिश सीखने जाती थी और डैनियल जीजू स्पेशली मेक्सिको से वहाँ पर 2 महीने के लिए एज ए लैंग्वेज ट्रेनर के रोल में आए हुए थे। खैर, मैं अगर इनकी लव स्टोरी सुनाने लगी तो ये एक कॉमेडी स्टोरी बन जाएगी। और आप लोग तो यहाँ पर मेरा हॉरर एक्सपीरियंस सुनने के लिए आए हैं, है ना? तो चलिए अब सीधा मेरी उस दिल दहला देने वाली कहानी पर आते हैं, जो कि मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस करी थी। सौम्या दीदी शादी के बाद डैनियल जीजू के साथ मेक्सिको 2021 में ही चली गई थी और अब वो वहीं पर एक मॉन्टेर्रे नाम की सिटी में सेटल्ड हैं। मैंने और मम्मी पापा ने तो 2021 में ही सौम्या दीदी को विजिट करने का प्लान बना लिया था, लेकिन मेरा पासपोर्ट बनने में काफ़ी लेट हो गया था और इसीलिए फाइनली हम मेक्सिको फरवरी 2022 में ही जा पाए। हम लोग मेक्सिको 18 फरवरी की शाम को लैंड हुए थे और एयरपोर्ट पर सौम्या दीदी और डैनियल जीजू दोनों ही हमें रिसीव करने आए थे। दीदी और जीजू का घर एयरपोर्ट से करीब आधे घंटे की दूरी पर था और जब हम कार में सवार उनके घर पहुंचने ही वाले थे तो कार की खिड़की से मेरी नज़र एक नदी पर पड़ी। चांद की चांदनी में चमकती हुई वो नदी बहुत ही सुंदर लग रही थी और मैंने उसी वक्त अपनी मम्मी को बोल दिया कि हम किसी दिन वहां पर बोटिंग करने जरूर आएंगे। और फिर कुछ ही मिनटों में हम सब दीदी और जीजू के साथ उनके घर पर पहुंच गए। उनका घर काफी सुंदर और काफी बड़ा था और उन दोनों के अलावा उस घर में उनकी मेड स्टेफनी भी रहा करती थी, जिससे मेरी काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेक्सिको की 2 हफ्ते की ट्रिप में हमने खूब मजे किए। हम लोग वाटर पार्क गए, रेस्टोरेंट्स में मेक्सिकन फूड ट्राई किया, ढेर सारी शॉपिंग करी और हमने और भी बहुत कुछ किया। मेक्सिको में बिताए वो दिन बहुत ही जल्दी लेकिन बहुत ही मजे में बीत रहे थे। और फिर एक दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे इंडिया वापस लौटने में बस अब 2 दिन ही बचे थे। उस शाम हम सब घर पर ही बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे और तभी अचानक मैं जीजू से पूछ पड़ी, डैनियल जीजू, वो जो पास में ही नदी है वहां पर कल बोटिंग करने चलें क्या? वो नदी तो कुछ खास नहीं है। हाँ, वो सुंदर तो है, बट वहां पर कोई आता जाता नहीं है और वहां पर बोटिंग भी नहीं होती है। बट फिर भी चल ही लेते हैं ना, थोड़ा बहुत टहल ही लेंगे वहां पर। काव्या, कल तुम्हारा मेक्सिको में लास्ट डे है, तो मैंने सोचा कि कल आप सबको मैक्सिकन ओपेरा दिखाने लेके चलूंगा और फिर रात को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर कराएंगे। जीजू की बात सुनकर मैं थोड़ी मायूस हो गई और फिर मैंने उनसे नदी दिखाने ले जाने की जिद और नहीं करी। लेकिन उस रात जब सब लोग सो रहे थे तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना नदी देखने में अकेली ही चली जाऊं। आखिर 2 किलोमीटर की दूरी ज्यादा थोड़ी ना होती है और वैसे भी इसके बाद तो पता नहीं कितने साल बाद ही मेक्सिको वापस आ पाऊंगी। मैंने अपने मन की करने की ठान ली थी और मैंने चप्पल पहनी और अपने कमरे की खिड़की को धीरे से खोलकर मैं बाहर निकल आई। रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं धीमे कदमों के साथ भागती हुई नदी की दिशा में जाने लगी। जल्दी ही भागते भागते मैंने सोसाइटी के आखिरी घर को पार किया और फिर एक खेत से होते हुए मैं सड़क के उस किनारे पर आ पहुंची जहां से नदी की पतली धारा दिखाई दे रही थी। पर एयरपोर्ट से आते हुए जो नजारा मुझे दिखाई दिया था वो अभी भी थोड़ा दूर था और इसीलिए मैं उस सड़क पर मुड़ी और फिर और आगे बढ़ने लगी। जल्दी ही मैं एक वीरान सी घाटी में आ पहुंची जहां से ना तो अब कोई घर दिखाई दे रहा था
और ना ही किसी इंसान का नामो निशान था। लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा डर नहीं लग रहा था और मैं तो बस मजे से नदी के अंदर अपने पैर डुबाकर बैठना चाहती थी। थोड़ी सी दूर और चलकर फाइनली वो पॉइंट आ ही गया जिसे मैंने कार की खिड़की से देखा था। चांद की रोशनी में चमकता हुआ पानी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था और पहाड़ों से आती हुई ठंडी हवा मेरी थकान को भी मिटा रही थी। मैंने तुरंत ही नदी में अपने पांव डुबाए और वहीं किनारे पर घास में बैठ गई। नदी, पहाड़ और खुला आसमान, वो नजारा बहुत ही सुंदर था और मैं वहां बैठी हुई बहुत ही खुश थी। लेकिन तभी अचानक ही पानी के अंदर से एक सफेद सी चीज बाहर आने लगी। पहले तो मैं उसको एक बतख समझ रही थी, लेकिन वो जो कुछ भी था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और कुछ ही देर में मेरे सामने एक औरत का चेहरा था जो कि सीधा मेरी आंखों में आंखें डाले हुए मुझे घूर रहा था। वो कोई आम औरत नहीं थी क्योंकि उसकी स्किन एकदम वाइट थी और जल्दी ही वो पानी से पूरी तरह बाहर निकल कर आ गई और हवा में तैरने लगी। मैं हैरान नजरों से उसकी तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक एक रोती हुई आवाज में उसने मुझसे पूछा, तुम मेरी बेटी हो ना? तुम मेरी ही बेटी हो ना? उस समय तक मैं काफी घबरा चुकी थी और मैं उठकर वहां से भागने लगी। मैंने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि वो औरत गुस्से में चिल्लाने लगी और मैंने जैसे ही मुड़कर उसकी तरफ देखा, मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं वहीं गिर गई। मुझे लग रहा था कि उस रात मेरी मौत उस औरत के हाथों ही होने वाली है, लेकिन तभी एक सफेद रंग के कपड़े ने किसी जादू की तरह मुझे ढक दिया और मेरे कानों में किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देने लगी जो कि स्पेनिश में कोई मंत्र पढ़ रही थी। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर काफी झुर्रियां भी थी, लेकिन उस औरत के साथ मुझे काफी सुरक्षित महसूस हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक ये दादी माँ मेरे साथ है, वो पानी से निकली भयानक औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस सफेद कपड़े के अंदर से मैं बाहर का हल्का हल्का सा नजारा देख पा रही थी। मैं ये भी देख पा रही थी कि वो भयानक औरत गुस्से में चिल्लाती हुई मुझे इधर उधर ढूंढ रही थी। मुझे याद नहीं कि वो सिलसिला कितनी देर तक चला, लेकिन जल्दी ही मेरा सर घूमने लगा और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और मैं वहीं पर उस नदी के बगल में घास पर वही सफेद चादर ओढ़कर लेटी हुई थी। जल्दी ही मैं उठकर बैठ गई और जैसे ही मैंने उस सफेद कपड़े को अपने ऊपर से हटाया, वो तो एक जादू की तरह गायब हो गया। मैं उस समय भी काफी डरी हुई थी और मैं भागती हुई वापस दीदी जीजू के घर की तरफ जाने लगी। जब मैं घर पर पहुंची तो स्टेफनी ने मुझे तुरंत ही गले से लगा लिया। स्टेफनी उस समय घर पर अकेली थी क्योंकि बाकी सारे लोग मुझे ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। स्टेफनी ने मुझे थोड़ी सी डांट लगाई और जल्दी ही मेरे घर वालों को फोन करके इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैं वापस घर लौटकर आ चुकी हूँ। मुझे घबराया हुआ और पसीने में लथपथ देखकर स्टेफनी किचन से मेरे लिए पानी ले आई और फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं घर छोड़कर कहाँ चली गई थी। और तब मैंने स्टेफनी को पूरी बात बता डाली कि बीती रात मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी कही हुई बातों को सुनकर स्टेफनी के मुंह से निकला, ला लोरोना। ला लोरोना? वो क्या है? ला लोरोना एक बुरी आत्मा है जो कि देर रात समुद्र, तालाब और नदियों के आसपास भटकती हुई पाई जाती है और अगर उसको कोई बच्चा दिखाई दे जाता है तो वो उसको पानी में डुबाकर मार डालती है।
स्टेफनी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो बुरी आत्मा मेरी जान की दुश्मन बन बैठी, और मैंने स्टेफनी से इस बारे में और सवाल करने शुरू कर दिए। स्टेफनी ने मुझे बताया कि ला लोरोना का मतलब स्पेनिश में होता है अ वीपिंग वुमेन, यानी कि एक रोने वाली औरत। और तभी मुझे याद आया कि वो सफेद औरत भी मुझे देखते हुए रो रही थी। तभी मैंने स्टेफनी से कहा, हाँ, जब वो औरत पानी से निकलकर बाहर आई थी तब वो रो रही थी। आखिर क्या है उस औरत की कहानी स्टेफनी? और फिर स्टेफनी ने मुझे उस औरत की आपबीती बताना शुरू कर दी। कई 100 साल पहले मेक्सिको के एक गांव में मारिया नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहा करती थी। एक दिन उस गांव से गुजरते हुए एक अमीर व्यापारी ने मारिया को देख लिया और वो तुरंत ही उसको अपना दिल दे बैठा। उस आदमी ने मारिया के आगे उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो भोली भाली सी मारिया ने भी बिना सोचे समझे उसको हाँ बोल दिया, क्योंकि मारिया को लगा कि वो एक भला आदमी है जिसके साथ वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती है। मारिया ने उस आदमी से शादी कर ली और उस आदमी ने मारिया के ही गांव में अपने और मारिया के लिए एक खूबसूरत घर बनवा लिया। जल्दी ही मारिया के पास 2 बच्चे भी पैदा हुए और मारिया ने कई साल अपने पति और बच्चों की सेवा करते हुए उसी घर में बिता दिए। मारिया का पति वैसे तो अपने बीवी और बच्चों के साथ गांव में ही रहता था, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद उसको अपने व्यापार के सिलसिले में शहर भी जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी मारिया उस आदमी पर पूरा भरोसा करती थी। लेकिन एक बार जब मारिया का पति शहर गया और काफी दिनों तक घर लौटकर वापस नहीं आया, तो मारिया को उसकी चिंता होने लगी। पति की कोई भी खबर जब काफी समय तक उसको नहीं मिली, तो मारिया चिंता करते करते बीमार पड़ गई। वो घर पर एक ही कुर्सी पर बैठी पूरा पूरा दिन निकाल देती और सोचा करती कि आखिर उसके पति के साथ क्या हुआ है। लेकिन एक दिन मारिया को खबर मिली कि उसके पति को शहर में एक खूबसूरत और जवान लड़की से प्यार हो गया है और उसने उस लड़की से शादी करके अब शहर में ही अपना घर बसा लिया है। ये खबर सुनकर मारिया के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और एक रात मारिया अपना आपा खो बैठी और गुस्से में चिल्लाने लगी। वो अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उनको एक तालाब के पास ले गई और उन दोनों को पानी में डुबाकर उसने अपने दोनों ही बच्चों को मार डाला। मारिया को उस समय तो लग रहा था कि अपने पति के बच्चों को मारकर वो एक तरह से अपने पति से ही बदला ले रही है। लेकिन जब मारिया का दिमाग शांत हुआ तो उसको समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। मारिया को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ उसके पति के ही नहीं बल्कि उसके भी बच्चे थे, जिनको उसने खुद ही जन्म दिया था। लेकिन जब मारिया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। मारिया अपनी की हुई गलती से बहुत ही दुखी थी और उसने शर्मिंदगी के मारे अपनी भी जान ले ली। लेकिन मेक्सिको में सैकड़ों सालों से माना जाता है कि क्योंकि मारिया एक अच्छी औरत थी, उसे मरने के बाद नर्क में नहीं भेजा गया, मगर उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी नहीं खोले गए क्योंकि उसने अपने बच्चों को मारा था। स्वर्ग और नर्क में जगह ना मिलने पर मारिया की आत्मा को वापस धरती पर ही भटकने के लिए भेज दिया गया, जहां वो रातों में झीलों, नदियों और समुद्र के पास घूमते हुए अकेले बच्चों को डुबाकर उनको मार डालती है। ये तो बहुत ही डरावनी कहानी है स्टेफनी, लेकिन पिछली रात जब मुझ पर ला लोरोना ने हमला किया तो एक बूढ़ी औरत ने मुझे वहां पर आकर बचा लिया था।
आखिर वो औरत कौन थी स्टेफनी? वो मार्था की पवित्र आत्मा थी। तुम काफी लकी हो काव्या कि तुम्हारा सामना ला लोरोना से इसी शहर की नदी के किनारे पर हुआ। मार्था एक बूढ़ी औरत थी और 5 साल पहले ला लोरोना ने उसकी इकलौती पोती को इसी नदी में डुबाकर मार डाला था। लेकिन अपनी पोती की मौत के बाद मार्था उसी नदी के किनारे पर आकर बैठ गई और वो भूखी प्यासी बूढ़ी औरत गॉड से इंसाफ के लिए प्रार्थना करने लगी। तीसरी रात तबीयत खराब हो जाने के कारण मार्था नदी किनारे बैठी बैठी ही मर गई। लेकिन कहते हैं कि गॉड ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था और गॉड ने मार्था की आत्मा को इस नदी का प्रोटेक्टर बना दिया। पिछले 5 सालों में एक भी बच्चा हमारे शहर की नदी में डूबकर नहीं मरा है, क्योंकि मार्था की पवित्र आत्मा ला लोरोना की बुरी आत्मा से हर उस बच्चे को बचा लेती है जो कभी ला लोरोना से सामना कर बैठता है। स्टेफनी की कहानी पूरी होते होते मेरा परिवार भी घर पर वापस लौट आया और आते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार करने वाली फैमिली दी है, और एक थैंक्स बूढ़ी दादी मार्था का भी, जिन्होंने उस डरावनी रात मुझे ला लोरोना के कहर से बचा लिया।